फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के 12th चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। आप अपनी डेली लाइफ में इस इलेक्ट्रिसिटी शब्द से काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। आपके घरों में जो तार से आता है, आपको पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन कभी सोचने की आपने कोशिश की है कि आखिर तार के अंदर एक्चुअली क्या है? क्या कोई चीज़ है क्या उस तार के अंदर जो बह रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कि करंट बह रही है? तो क्या कोई चीज़ है क्या जो बह रही होती है? और बिजली विभाग हर महीने हम लोगों से पैसे ले जाता है, तो ज़रूर कुछ देता होगा, उस तारों में भर करके ज़रूर कुछ हम लोगों को देता होगा, तभी वो पैसे ले जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इस चैप्टर को समझना कि आखिर तार के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर का नाम ज़रूर है, लेकिन आप इसी इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक करंट नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज और करंट का मतलब होता है स्ट्रीम, धारा। चार्जेस की धारा, चार्जेस की करंट। अब करंट क्या चीज होती है? कोई भी चीज अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो हम लोग ये कहते हैं कि उस चीज की करंट बन गई है। कोई भी चीज किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही अगर केवल मूव कर रही है तो हम लोग कहते हैं कि उस चीज की करंट बन गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नदी में जो पानी होता है वो पानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं वाटर की करंट है। या हीट भी, उष्मा अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो इस चीज को कहते हैं हम लोग हीट की करंट है। ठीक वैसे ही अगर चार्जेस भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअसली मूव करना शुरू कर दे तो इस चीज को हम लोग चार्जेस की धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब मैटर यह है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को समझने के लिए आपको क्लास 9th चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में चलना पड़ेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, बहुत ही खूबसूरत बात बताई थी। और बात ये थी कि यूनिवर्स में कहीं पर अगर कोई दो मास होगा तो दोनों मास एक दूसरे पर अट्रैक्शनल नेचर का एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू न्यूटन ने बताई थी F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर m1 पहला मास था और m2 दूसरा मास था, और दोनों मासों के बीच में जो सेपरेशन था वो r था। तो न्यूटन बाबा ने बताया था कि दोनों मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स इतने के बराबर होगा। नेचर में ऐसे बहुत से पार्टिकल्स पाए गए जिन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा था, यानी निश्चित तौर पे वे पार्टिकल्स केवल मास नहीं थे। अगर वे पार्टिकल्स केवल मास होते तो उन दोनों के बीच का फोर्स इतने के बराबर होता, जो न्यूटन बाबा ने बताया था। बट नेचर में पाए गए ऐसे पार्टिकल्स जिनके बीच का फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा लग रहा था, यानी कि वे केवल मासेस नहीं हैं बल्कि उन मासेस ने मास के सिवा भी कुछ क्वालिटी ज़रूर पोसेस की है जिसके कारण दोनों के बीच का फोर्स इस लॉ से निकल नहीं पा रहा है। तो मास की इसी क्वालिटी को चार्ज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको समझना है कि कोई मास चार्ज्ड मास है कि अनचार्ज्ड मास है तो इसके लिए आप उन दोनों मासेस के बीच का फोर्स निकालिएगा इस फार्मूले से। अगर एक्चुअली दोनों मासेस एक दूसरे पर फोर्स उतने ही का लगा रहे हैं जितना कि इस फार्मूले से कैलकुलेट हो करके आ रहा है, देन बोथ आर मासेस ओनली। बट अगर उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स इस फार्मूले से नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है बल्कि कुछ ज़्यादा का फोर्स लगा रहे हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट होकर के जो फोर्स आया है उसके कंपैरिजन में एक्चुअली अगर वे दो मासेस एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वे केवल मासेस नहीं हैं बल्कि मासेस के अलावा भी उन मासेस ने कुछ और प्रॉपर्टी पोसेस की है, एंड दैट एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मास इज कॉल्ड चार्ज।
तो नेचर में दो ऐसे पार्टिकल्स ढूंढे गए जो केवल पार्टिकल नहीं थे, बल्कि उन पार्टिकल्स पर मास के सिवा भी वो प्रॉपर्टी थी, और वो पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो वो प्रॉपर्टी मेजर की गई तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का निगेटिव चार्ज था, और प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज था। तो नेचर में सिर्फ इन्हीं दो पार्टिकल के पास चार्ज होता है। अब करंट किसी कंडक्टर वायर में कैसे बनती है, जरा इसको समझने की कोशिश किया जाए कि किसी तार में करंट बनती कैसे है। तो किसी तार में अगर आपको करंट को समझना है तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी जो कंडक्टर वायर होता है वो कंडक्टर वायर छोटे छोटे एटम्स के मिलने से बना होगा, और उन एटम्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लूज फोर्स से बंधे होते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बहुत ही वीक फोर्स से न्यूक्लियस से बंधा होता है। उसको थोड़ी भी एनर्जी अगर मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देता है, और उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती कहाँ से है? हीट के फॉर्म में। रूम टेम्परेचर पे ही इतनी हीट एनर्जी वो पा जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके फ्री होकर के पूरे कंडक्टर वायर में रैंडमली मूव करने लगता है। बहुत सारे एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर वायर में बिल्कुल वैसे ही मूव करता है जैसे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आने जाने के दौरान एक दूसरे से लड़ भी सकता है, टकरा सकता है। इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या चीज है? इन इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो भी मूव कर रहा है। तो क्या करंट बन गई? करंट बनने के लिए चार्ज का केवल मूवमेंट जरूरी नहीं है, चार्ज का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट जरूरी है। जब तक चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा तब तक चार्जेस की करंट नहीं बनी है। और अभी तक क्या है, एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं वो पूरे कंडक्टर में फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में। अभी करंट नहीं बनी है, इवन कि चार्ज मूव कर रहा है बट रैंडम मूव कर रहा है। तो करंट बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस कंडक्टर वायर को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी का ये वाला टर्मिनल हमेशा निगेटिवली चार्ज्ड रहता है और ये वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन मस्ती में रैंडमली मूव कर रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर आ रहा था, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट कर दिए हो तो बैटरी का ये टर्मिनल निगेटिवली चार्ज्ड हमेशा ही रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आना चाहेगा अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर भी निगेटिव चार्ज है और इस टर्मिनल पर भी निगेटिव चार्ज है। और जैसा कि जानते हो कि निगेटिव निगेटिव रिपल्स करता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव कहेगा कि आओ, निगेटिव इसको धक्का मार करके इलेक्ट्रॉनों को इधर करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो ये प्लेट है वो कहेगी कि आओ। यानी सरल भाषा में चार्जेस का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब होने लगेगा बैटरी कनेक्ट करते ही। और जैसे ही चार्जेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे रहे हैं तो हम लोग कहते हैं चार्जेस की करंट बन गई। अब चलिए इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किस तरह से है? जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर वायर में इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि कितनी करंट है। इस पॉइंट पर चेक करना है कितनी करंट है। तो जिस पॉइंट पर आपको करंट को चेक करना है उस पॉइंट पर तार के पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इस पॉइंट पर अगर करंट चेक करना है तो इस पॉइंट पर आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लीजिए, और निश्चित ही उस वायर के पास होगा। और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड के दौरान जितना चार्ज गुजर जा रहा होगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट। डेफिनेशन जरा फिर से सुन लीजिए, काफी यूजफुल डेफिनेशन है ये। जिस किसी पॉइंट पर आपको करंट को कैलकुलेट करना है कि कितनी है, उस पॉइंट पर निश्चित तौर पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायर का। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड के दौरान जितना चार्ज गुजर जा रहा होगा, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट से टी समय में क्यू चार्ज पास कर जा रहा है, तो एक सेकेंड में कितना पास करेगा, क्यू बाई टी। और एक सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है उसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, अब सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं करंट किस चीज को कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से एक सेकेंड में, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन गुजर गए हैं। इस पॉइंट से एक सेकेंड के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए हैं बैटरी लगाने के कारण। तो 2 इलेक्ट्रॉन गुजर गए मींस चार्ज कितना गुजरा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, यानी कि ये आपका आ जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो एक सेकेंड में जितना चार्ज गुजर जाता है दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट। ओके, अब मसला ये है कि करंट की यूनिट क्या होती है। तो बच्चों चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड इज एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो एम्पियर साइंटिस्ट थे उनके नाम पर भी है, क्योंकि उन्होंने ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले पता किया था। एम्पियर भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। जो अब ये सवाल है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ ली जाती है। अब दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो फिर करंट की डायरेक्शन ये क्यों ली जाती है, जबकि मोशन ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज इधर मूव करना चाहिए था, करंट की डायरेक्शन वही लेनी चाहिए थी, बट चार्जेस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। व्हाई सो? इसके पीछे हिस्टोरिकल मिस्टेक है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव तभी ली जा चुकी थी जब तक यह भी नहीं पता था कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण करंट बनती है। करंट वगैरह बना करके बिजली दौड़ाना बहुत पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, लगभग 18वीं शताब्दी की बात है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है, 1915 के आसपास में हुआ है। तो पता ही नहीं था कि किसी वायर में करंट किन कारणों से या किन पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण करंट बन रही है। तो इसलिए बहुत पहले से ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन मान ली गई थी। और बहुत बाद में पता चला कि अरे बाप रे बाप, इलेक्ट्रॉन्स तो इधर मूव कर रहा है, बट उस समय तक इलेक्ट्रॉन खोजा ही नहीं गया था जब करंट की डायरेक्शन ये ले ली गई थी कन्वेंशनली। लेकिन अब चूंकि डायरेक्शन कंसिडर की जा चुकी थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसको चलते रहने दिया गया। अदरवाइज फैक्ट तो यही है कि चार्जेस अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी। बट बार बार कह रहा हूं, करंट बहुत पहले इन्वेंट हो गई थी, लेकिन किसी वायर में करंट क्यों बन रही है, किन पार्टिकल्स के मोशन के कारण करंट बन रही है, ये उस समय नहीं मालूम था। तो लोगों ने उस समय एज्यूम कर लिया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ कुछ पार्टिकल्स हैं जो जा रहे होंगे, और इसलिए करंट की डायरेक्शन ये मान ली गई। बाद में पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ली जाती है। एक और बात, करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और बच्चों फिर कंफ्यूज हो गए हो तुम लोग कि एक बार तो हम करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं कि फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव ली जाती है, और ऊपर से मैं कह रहा हूं कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जबकि आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें तो बाकायदे डायरेक्शन है। तो एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहां पर कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ना पड़े, यानी जिस क्वांटिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन ना बतानी पड़े, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े डायरेक्शन की, उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और करंट को भी अगर आपने लिख दिया कि सर्किट में 5 एम्पियर की करंट है, तो आपको करंट की डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यह सेल्फ अंडरस्टूड है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द निगेटिव। नो नीड टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। मैग्नीट्यूड से केवल काम चल जाएगा, डायरेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, और इसलिए स्केलर क्वांटिटी है।